नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आज की तारीख में देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री की, जिसमें सबूत मिलने वाला है। 11 साल पहले हुए एक हत्याकांड की बात करेंगे, जिसमें भीड़ में शामिल 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो साथ ही एक हाई प्रोफाइल दोस्त से मिले 6.5 करोड़ के धोखे की भी बात हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारों की फिर से किस्मत आखिरकार लीक होने लगी है। और इन सब के साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दिल राजस्थान से कैसे टूटा, तो चलिए शुरू करते हैं तमाम खबरों के साथ। खबर में दम है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित खबर की, शारदा मर्डर केस की। और इस केस में आरोपी आफताब ने अब तक दिल्ली पुलिस को अपने बनाए हुए जाल में फंसाए रखा है, लेकिन अब कुछ ही दिन रह गए हैं जब इस केस में पुलिस के पास सबूत भी होंगे और गवाह भी। यह खास रिपोर्ट देखिए। सुलझ नहीं रही श्रद्धा मर्डर की मिस्ट्री। आफताब के खिलाफ नहीं मिल रहे पक्के सबूत। शहर शहर जंगल जंगल भटक रही है पुलिस। आफताब का चक्रव्यूह तोड़ना हो रहा मुश्किल। नार्को टेस्ट से आएगा आफताब का सच सामने। आफताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया, पुलिस ये जानती है। जब श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहते थे, उस वक्त में आफताब के द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता था, पुलिस ये भी जानती है। आफताब के द्वारा ही श्रद्धा की हत्या करने के बाद, उसके जिस्म के कई टुकड़े करने के बाद महरौली जंगल में फेंक दिया गया, पुलिस ये भी जानती है। लेकिन अब तक उन तमाम सबूतों को इकट्ठा नहीं कर पाई है पुलिस, जिसके आधार पर कोर्ट में इस आरोपी को दोषी ठहराया जा सके, यानी कि आफताब को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है और पुलिस वालों के साथ साथ हर कोई ये जानना चाहता है कि आफताब ने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कैसे किया, आफताब ने श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया, मर्डर वेपन और अन्य सबूत कहां हैं, हत्या में क्या कोई और भी शामिल है। इन्हीं सवालों के जवाब में दिल्ली पुलिस दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की खाक छान रही है। इस केस में अब तक पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आया है और क्या कुछ सामने आने वाला है, वो बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए श्रद्धा मर्डर केस की हिस्ट्री क्या है। श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला मुंबई में रहते थे। श्रद्धा वालकर और आफताब की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई। श्रद्धा और आफताब 2019 से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। श्रद्धा वालकर ग्रेजुएट थी और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। श्रद्धा के घर वालों ने आफताब से रिश्ते की मंजूरी नहीं दी थी। इसी से नाराज होकर श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन में रह रही थी। श्रद्धा से उसके पिता की बात आखिरी बार जून 2021 में हुई थी। श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा की जानकारी उसके पिता को मिलती थी। श्रद्धा वालकर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। मई 2022 में श्रद्धा वालकर और आफताब मुंबई से दिल्ली आ गए। कुछ दिनों के बाद श्रद्धा की जानकारी मिलना बंद हो गई। सितंबर में श्रद्धा के दोस्तों ने उसके भाई को बताया कि वो 2 महीने से संपर्क में नहीं है और उसका फोन भी बंद है। साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने पहले मुंबई पुलिस और फिर दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और आफताब को रडार पर लिया तो पता चला कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या मई 2022 में ही कर दी थी। इसके बाद से ही पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में आफताब के खिलाफ
सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। पुलिस को अब तक जो कुछ मिला है उसकी बात करें तो कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या आफताब ने 18 मई को की थी। हत्या के बाद आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के कई टुकड़े किए थे। आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मेहरौली के जंगल में डंप किए। आफताब ने मर्डर के सारे सबूत मिटा दिए। मर्डर वेपन भी गायब है। दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगल से हड्डियों के कई टुकड़े मिले हैं। आफताब के फोन की लोकेशन भी मेहरौली के जंगल में पाई गई है। आफताब बैग लेकर जाते हुए सीसीटीवी में भी नजर आया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को आफताब के घर से अब तक कुछ खास सबूत नहीं मिले हैं। मेहरौली के जंगल से जो हड्डियों के टुकड़े मिले हैं उसकी भी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। लिहाजा इस केस में अब तक पुलिस के लिए ये साबित करना मुश्किल है कि आफताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया और जो हड्डियां जंगल से मिली हैं वो श्रद्धा की ही है। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस आगे जो कुछ कर रही है और करने वाली है उससे आफताब का बनाया चक्रव्यूह टूटकर बिखर जाएगा। आपको बता दें, श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब के काले कारनामों की पोल खोल दी है। श्रद्धा के दोस्तों के मुताबिक आफताब श्रद्धा को अक्सर पीटता था। पुलिस को यह भी पता चला है कि आफताब गांजे का नशा करता था। पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल गई है। नार्को टेस्ट से आफताब के झूठ पर से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट आने वाली है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है और इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस के पास आफताब की फोन लोकेशन, श्रद्धा का फोन रिकॉर्ड, दोस्तों के बयान, नार्को टेस्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ आफताब का कन्फेशन भी काम आने वाला है। पुलिस की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उन तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर इस मामले में कई खुलासे भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर दर्ज बयानों की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से श्रद्धा के कई दोस्तों के द्वारा दर्ज गए बयानों के आधार पर कहा जा सकता है कि आफताब और श्रद्धा के बीच रिश्तों की सच्चाई पर से भी पर्दा उठने लगा है। बस अब जरूरत है कि पुलिस उन तमाम सबूतों को, बयानों को एक महत्वपूर्ण एक कड़ी बना करके उसे कोर्ट में पेश करे, जिसके आधार पर आरोपी आफताब को मुकम्मल सजा दिला जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट योगेंद्र के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं एक हाई प्रोफाइल दोस्त के धोखे की। धोखेबाज दोस्त ने अपने दोस्त से करीब 6.5 करोड़ रुपए हड़प लिए और इस रकम की वजह से पीड़ित दोस्त को अपनी जान देनी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। एक बिजनेसमैन को पार्टनर ने दिया धोखा। पार्टनर के धोखे से परेशान हुआ बिजनेसमैन। बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। बैंकों के फोन आ रहे हैं, इन्होंने मेरे को बैंकों के कर्जे में डुबो दिया है जो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। हाई प्रोफाइल पार्टनर ने हड़प लिए 6.5 करोड़। तंग आकर बिजनेसमैन ने खुद को मार ली गोली। घर बुला के साहब उनको धमकियां दी, खूब बुला के पैसे दे गए तो कुछ ही नहीं कर सकता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्यापार में पार्टनर का धोखा अच्छों को तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ जयपुर के शासनगर इलाके में रहने वाले मनमोहन सोनी के साथ। मनमोहन सोनी ने अपना मकान गिरवी रखकर करीब 6.5 करोड़ रुपए अपने पार्टनर को ब्याज पर लगाने को दिए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी जब पार्टनर ने उनकी रकम नहीं लौटाई तो मनमोहन सोनी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन पार्टनर के रसूख के आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और 6.5 करोड़ रुपए का कर्ज मनमोहन सोनी पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। मनमोहन सोनी, जिन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी जान ले ली, उनका जयपुर में रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है।
मनमोहन सोनी रिटायर्ड पुलिस अफसर रमेश चंद्र तिवाड़ी, उनके बेटे सत्यार्थ तिवाड़ी, लोकपाल पारीक और एनी भारद्वाज को पहले से जानते थे। मनमोहन सोनी को यह पता था कि सत्यार्थ तिवाड़ी और लोकपाल पारीक लोन के बदले काफी ब्याज देते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना मकान गिरवी रखकर 6.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिए। लेकिन आरोपियों ने मनमोहन सोनी को धमका दिया कि वे रुपए नहीं लौटाएंगे। जब रुपए नहीं लौटाए तो मनमोहन सोनी की तरफ से उनकी पत्नी ने शास्त्री नगर थाने में 2020 में आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। रमेश चंद्र तिवाड़ी और सत्यार्थ तिवाड़ी पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। सत्यार्थ तिवाड़ी और रमेश चंद्र तिवाड़ी पर धमकी देने का आरोप लगाया। रमेश चंद्र ने अपने रसूख के जरिए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। आरोपों के घेरे में आए रमेश चंद्र तिवाड़ी पूर्व डीएसपी हैं। पुलिस वालों ने भी बिना किसी जांच के इस मामले में एफआर लगा दी। कोरोना के टाइम पे साहब उसने हाथ खड़े कर दिए पूरे, और इनको बिल्कुल जो कहते हैं ना रोड पे ला दिया। घर बुला के साहब इनको धमकियां दी खूब, बोला कि पैसे तेरे गए तो कुछ ही नहीं कर सकता। कितने रुपए होंगे अमाउंट जैसे अप्रोक्स इनका? 7 करोड़ रुपए है। 7 करोड़? हाँ, सारा उनके अकाउंट में दिया हुआ है। पार्टनर के धोखे और पुलिस वालों की ओर से बिना किसी जांच के केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने की वजह से मनमोहन सोनी टूट गए और 18 दिसंबर 2020 को उन्होंने नींद की गोलियां खा ली। वो तो गनीमत थी कि उस दिन परिवार वालों को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई और समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान बच गई। इन्होंने टैबलेट का पूरा पत्ता खाया था, जो स्लीपिंग टैबलेट आती है उसका पूरा पत्ता खाया था। तब भी हमारी एफआईआर करने से मना कर दिया साहब शास्त्री नगर थाने के अंदर। फिर साहब हमारी जैसे तैसे एफआईआर कराई हमने। पुलिस की ओर से कोई मदद न मिलने की वजह से मनमोहन सोनी ने कोर्ट का रुख किया। सुसाइड करने से पहले मनमोहन सोनी ने जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में सत्यार्थ तिवाड़ी, यथार्थ तिवाड़ी, रमेश चंद्र तिवाड़ी, एनी भारद्वाज और पारीक पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही समाज और गणमान्य लोगों से ये अपील भी की कि उनके परिवार की मदद की जाए और आरोपियों से पैसे दिलवाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है समाज के लोगों से, मेरे घर वालों से रिक्वेस्ट है कि परेशान मत होना, दुखी मत होना कुछ भी। समाज के लोगों से ये है, बड़े बड़े लोग हैं हमारे समाज में, सब कुछ कर सकते हैं, मेरे परिवार को न्याय दिला दें प्लीज़। मनमोहन सोनी के सुसाइड के बाद से उनके परिजन सदमे और गुस्से में हैं। इसी गुस्से में उन्होंने बुधवार की रात आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शास्त्री नगर थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके इस धरना प्रदर्शन के बाद पुलिस दबाव में आई और गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रमेश चंद्र तिवाड़ी, सत्यार्थ तिवाड़ी और लोकपाल पारीक शामिल है। पुलिस के गिरफ्त में आए तीनों लोग ब्याज, फाइनेंस और लोन का काम करते हैं। मनमोहन सोनी सुसाइड केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले जो जांच पुलिस ने की थी उसमें किस बिना पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। साथ ही जब पहली बार मनमोहन सोनी ने आत्महत्या की कोशिश की तब आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर पुलिस ने पहले ही जांच ठीक तरीके से की होती तो आज मनमोहन सोनी जिंदा होते और उनका करोड़ों रुपए डकाने वाले जेल में। तो चलिए अब बात करते हैं करीब 11 साल पहले हुए सियाई फूल मोहम्मद मर्डर केस की, जिसमें कोर्ट ने बेकाबू भीड़ में शामिल 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि इस बेकाबू भीड़ ने फूल मोहम्मद को उनकी जीप के साथ जिंदा जला दिया था। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने कर दिया बेकाबू भीड़ का हिसाब। भीड़ में शामिल 30 लोगों को आजीवन कारावास। और जो फैसला जो दिया है सभी मुल्जिमान को 302 में दोषी करार दिया गया है और अलग अलग धाराओं में सभी को जुर्माने से भी दंडित किया गया है। 11 साल बाद आया फूल मोहम्मद केस में फैसला।
17 मार्च 2011 को हुई थी फूल मोहम्मद की हत्या। कहते हैं भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन ये कहावत भीड़ पर उस वक्त भारी पड़ गई जब 17 मार्च 2011 को सूरवाल कस्बे में भीड़ तंत्र ने उत्तेजित होकर के सीआई फूल मोहम्मद को जीप में जिंदा जला दिया। कोर्ट में न सिर्फ उन 30 लोगों की पहचान हुई, बल्कि कोर्ट ने उन 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई। खास बात यह भी है कि इन 30 लोगों में तत्कालीन DYSP महेंद्र सिंह तंवर भी शामिल रहे। कोर्ट ने जिन 30 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वो उन 89 लोगों में शामिल है जिन पर 11 साल 8 महीने से सीआई फूल मोहम्मद की हत्या का केस चल रहा था। और जो फैसला जो दिया है, सभी मुल्जिमान को 302 में दोषी करार दिया गया है और अलग अलग धाराओं में सभी को जुर्माने से भी दंडित किया गया है। और सबसे ज्यादा जो जुर्माना दिया गया है, सभी मुल्जिमान को 302 में 50-50 हज़ार रुपए से दंडित किया गया है। और 3/4 PDP एक्ट में 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, सेक्शन 4 7 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना। और इसके अलावा सभी में 5-5 हज़ार रुपए, किसी में 2,000 रुपए, किसी 20,000 रुपए, अलग अलग धाराओं में। जिस फूल मोहम्मद हत्याकांड में इन लोगों को सजा सुनाई गई है, उस हत्याकांड की अब पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। मानटाउन थाना इलाके के सूरवाल गांव में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग दाखा देवी की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कई लोग उग्र हो गए थे। राजेश मीणा और बनवारी लाल मीणा टंकी पर चढ़ गए थे। राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग लगाने के बाद राजेश मीणा टंकी से नीचे कूद पड़ा। राजेश मीणा के ऐसा करने की वजह से उसकी मौत हो गई। राजेश मीणा की मौत से प्रदर्शन कर रहे लोग बेकाबू हो गए। सीआई फूल मोहम्मद और दूसरे जवानों पर पत्थरबाजी होने लगी। बेकाबू भीड़ ने फूल मोहम्मद की जीप में आग लगा दी। आग लगने की वजह से फूल मोहम्मद जीप में ही जिंदा जल गए। फूल मोहम्मद की इस कदर हत्या से लोग सदमे में आ गए और चारों तरफ से इस मामले में कार्रवाई की मांग होने लगी। इस मांग के बाद प्रदेश की सरकार ने सीआई फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया। तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की घोषणा की। सीबीआई जांच के दौरान सीआई हत्याकांड में 89 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीआई हत्याकांड में मौके पर मौजूद डीएसपी महेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया। कोर्ट में 89 लोगों में 30 लोगों पर आरोप सिद्ध हुए, जिसमें महेंद्र सिंह भी शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद सजा पाए लोगों में से कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है और वे आगे अपील करेंगे। सत्य फैसला हो सकता पराजित नहीं, हम अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ। जिन लोगों को सजा मिली है, अब वो लोग इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सच यही है कि न्यायालय ने 79 आरोपियों में से 30 आरोपियों को उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे धकेल दिया है और समाज को यह संदेश भी दिया है कि भीड़ तंत्र में चाहे वो कोई भी लोग हों, लेकिन अपराध करने के बाद सजा से बच नहीं सकते। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और अब बात सियासत की। प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ताजा मुश्किल प्रदेश प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे की वजह से सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार अजय माकन का राजस्थान की सियासत से कैसे दिल टूट गया और अब वे आखिर क्या मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अजय माकन ने छोड़ दिया प्रदेश प्रभारी का पद। माकन साहब हमारे कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, अच्छे सोच के धनी हैं, अच्छे विचार के धनी हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी। पार्टी अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखकर जताई नाराजगी। तीन नेताओं पर एक्शन, पेंडिंग होने पर जताई नाराजगी। 3 लोगों को 51 दिन तक कार्रवाई नहीं होना, इस वजह से ये आज जो पीड़ा उनकी दिखी है। माकन के इस्तीफे के बाद अब किसको मिलेगी कमान? कौन दोनों गुट के बीच निकालेगा सुलह का रास्ता? आगे आला कमान तय करेगा क्या? विरोधियों को कांग्रेस पर हमले का मिला बड़ा मुद्दा। अजय माकन जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लड़ाई इतनी ज्यादा है
कि वो दोनों में बीच बचाव नहीं कर सकते। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार राजस्थान के करीब पहुंचती जा रही है, दूसरी तरफ जैसे जैसे ये यात्रा राजस्थान के करीब पहुंच रही है वैसे वैसे ही राजस्थान के अंदर पार्टी के अंदर अंतरकलह और गुटबाजी के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। फिलहाल इन तमाम हालात के अंदर जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अजय माकन, उनने जब अपने प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है तो सियासी पारा और भी चढ़ गया है। यहाँ पर एक सवाल ये उठने लगा है कि अब राजस्थान के अंदर पार्टी की तरफ से प्रदेश का प्रभारी कौन होगा। उससे भी बड़ा एक जो दूसरा सवाल है वो ये कि आखिरकार कब राजस्थान के अंदर पार्टी में इस तरह का आंतरिक कलह और गुटबाजी खत्म होंगी और किस तरह से खत्म होंगी। जिस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, नए बने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को संभालने और गुजरात चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे हैं, उसी बीच अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 8 नवंबर को चिट्ठी लिखकर राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम करने से मना कर दिया है। साथ ही दूसरा प्रभारी ढूंढने की भी अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अब माना जा रहा है कि माकन राजस्थान प्रभारी के तौर पर काम नहीं करेंगे। अजय माकन ने अपनी चिट्ठी में 25 सितंबर को विधायकों के रवैये और उन पर एक्शन नहीं होने का मुद्दा उठाया है। 4 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले नया प्रभारी नियुक्त करने की मांग की है। भारत जोड़ो यात्रा और उपचुनाव से पहले प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना कांग्रेस की खींचतान में नया चैप्टर माना जा रहा है। आपको बता दें, 25 सितंबर को खड़गे के साथ अजय माकन पर्यवेक्षक बनकर जयपुर आए थे। जयपुर में विधायक दल की अहम बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। बाद में खड़गे और माकन ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस जारी हुआ। तीनों बागी नेताओं को नोटिस मिले 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और वो अहम फैसले भी ले रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी में भी लगे हैं। माना जा रहा है कि इसी से आहत होकर अजय माकन ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में एक मजाक सा बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। अरे भाई, जो स्थिति है, आपको जो करना है, 1 साल बाकी है, राज में आना है, जो भी 1 साल के भीतर आपको करना चाहिए वो आप इमीडिएटली राहुल जी की यात्रा से पहले कर दीजिए। और एक झटके के हिसाब से बिना चिंता किए आप उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं, जो चेंज करना चाहते हैं, आलाकमान जो भी फैसला करे नहीं उसको लाने के लिए, उनको इमीडिएटली, क्योंकि ये राहुल जी की यात्रा है, ये गेम चेंजर है राजस्थान का। जो प्रमुख लोग वहाँ विधायक दल की बैठक में बैठ गए तो उनमें आस्था थी, कांग्रेस के प्रति आस्था थी कि कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसके अंदर हमें कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में जाना है। तो जो कांग्रेस को चाहते थे, जिन्होंने कांग्रेस को राजस्थान को खींचा था, वो लोग वहाँ पहुँच गए थे। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, धोखे से कई लोगों को ले जाया गया था, उससे आगत होकर जो माकन साहब ने जो ये फैसला लिया है उसकी हमें शर्मिंदा है, हम राजस्थान के लोग भी, कि उनसे हाथ होकर इतने अच्छे आदमी ने हमारे राजस्थान का प्रभार छोड़ा। एक तरफ पार्टी के अंदर तीनों नेताओं पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं जिन नेताओं को नोटिस मिला है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन विरोधियों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। अभी तो अजय माकन ने छोड़ी है, थोड़े दिन बाद अशोक गहलोत छोड़ेंगे और 2023 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान छोड़ेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान के बीच में अगर देखा जाए तो 2 प्रदेश प्रभारियों को अपना पद गंवाना पड़ा है। अगस्त 2020 में जब अजय माकन को लाया गया था तो उस वक्त अविनाश पांडे के ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गहलोत खेमे के लोगों का पक्ष लिया है। वही बात फिर से दोहराई गई। अब अजय माकन के ऊपर गहलोत गुट के यानी खेमे के लोगों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने जो सचिन पायलट गुट का जो है पक्ष लिया है। इन हालात के अंदर फिलहाल अजय माकन आहत होकर के इस्तीफा देकर के वापस दिल्ली लौट चुके हैं। बड़ा सवाल अब जो उठ रहा है वो ये है कि राजस्थान के अंदर अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी का पद कौन संभालेगा, और जो संभालेगा वो क्या इस तरह की गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोपों को खत्म कर पाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर में दम है में मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।